Hello student, how are you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. I am fine, ma'am. What about you? बेटा आज हम सभी को सबसे पहले नेशनल फ्लैग के बारे में डिस्कस करना है। जानते हैं आप सभी? Yes, ma'am. तो आप में से किसको पता लगा है नेशनल फ्लैग कब किसने डिजाइन किया था, सबसे पहले कब लहराया गया था? पता है आप सभी को? Yes, ma'am. मैम सबसे पहले 26 जनवरी को 1947 में लहराया गया था। नो, सबसे पहले 26 जनवरी 1931 में लहराया गया था। एंड इसका डिजाइन किसने दिया था? ऐसा कौन था जिसने बताया था कि ऐसा नेशनल फ्लैग होना चाहिए इंडिया का? पता है किसी को? चलिए गैस करिए कौन हो सकता है। महक, आपको पता है? इस महक? नो। बेटा आपको पता है ये डिजाइन किसने दिया था नेशनल फ्लैग का? एल पांडुरंग रेड्डी ने, जो कि कैप्टन थे उस समय। तो उन्होंने इंडिया के फ्लैग का डिजाइन दिया था कि इस टाइप का होना चाहिए। और इसमें आप सभी को पता भी है ये काफी सारे सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर किसका सिंबल होता है? यस महक, आप बताइए। मैम सबसे ऊपर सैफरन ऑरेंज कलर है ना, सैफरन कलर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडियन फ्लैग में? सैफरन कलर की क्या मीनिंग होती है? मैम आसमान का। नो बेटा, इंडियन फ्लैग में 3 कलर होते हैं ना। सबसे ऊपर सैफरन कलर होता है, बीच में व्हाइट होता है, सबसे नीचे बॉटम पे ग्रीन होता है। तो सैफरन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है? किसी को भी नहीं पता? सैफरन कलर प्रोस्पेरिटी का सिंबल है। दैट मीन्स कि वो दिखाता है, खुशहाली का प्रतीक है वो। तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि भारत के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही खुशहाल हैं। एंड बीच में व्हाइट कलर होता है, वो पीस का सिंबल है। दैट मीन्स कि लोग शांति बनाए रखें, आपस में झगड़ा ना करें। और सबसे बॉटम पे ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर किसका प्रतीक है? समृद्धि का, कि हम लोग तरक्की करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग रेडी हैं? यस मैम। आप सभी ने चैप्टर पढ़ा? किसी को चैप्टर के बीच में कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। नो। चलिए तो अब हम आज इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। मैम आपसे कहा था फ्लैग के बारे में बताने के लिए। बेटा, आपने लेट से ज्वाइन किया है, पहले अभी हम फ्लैग के बारे में बातें कर रहे थे। चलिए अविरल, अब आपसे ही पूछ लेते हैं। आपको पता है नेशनल फ्लैग सबसे पहले कब होइस्ट किया गया था? सबसे पहले किस टाइम कहाँ पर फहराया गया था? मैम 22 जुलाई 1947। आवाज नहीं आ रही है। नो बेटा, सबसे पहले ये 31 में फहराया गया था। एंड मैंने आपको बताया भी था। और उसी दिन को रिमेम्बर बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए 1950 को 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है। चलिए विरल, अब आप ये बताइए कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका डिजाइन किसने दिया था? किसने डिजाइन किया था हमारे नेशनल फ्लैग को? मैम आवाज नहीं आ रही। मैम पिंगाली नाम था उनका। मैम वो स्वतंत्रता संग्राम के एक मैम पार्टिसिपेंट्स थे। ओके,
चलिए बेटा। मैम उन्होंने 5 साल में 50 कंट्रीज का फ्लैग लॉन्च किया था। एंड बेटा जो डिजाइन करने का जो मेन श्रेय जाता है वो जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, पांडुरंग को, पांडुरंग रेड्डी। इन्हें मेन क्रेडिट जाता है, इन्होंने हमारे इंडियन फ्लैग को डिजाइन किया था। चलिए अविरल, आपको ये पता है बेटा सैफरन कलर किस चीज का सिंबल है? हमारे इंडियन फ्लैग में जो सैफरन कलर है सबसे टॉप पे, वो किस चीज का सिंबल है? मैम धर्म। नो। मैम हिंदुस्म। नो बेटा, यहाँ पर हमारे इंडिया में केवल हिंदू धर्म थोड़ी है जो वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करेगा। मैम हिंदू एंड बुद्धिज्म। नो बेटा, जो मैम जो सैफरन कलर है वो ब्रेवरी का और प्रोस्पेरिटी का सिंबल है। ब्रेवरी दैट मीन्स कि यहाँ के सब लोग बहादुर हैं। अभी एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, केसरी, सुना है ना आप सभी लोगों ने? यस मैम। यस मैम। केसरी नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि केसरी किसे कहा जाता है? केसरी जो है वो सिंह का, शेर का पर्यायवाची। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा किसको किस किस को आवाज नहीं जा रही है? जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है केवल उसे ही आवाज नहीं जाएगी प्रॉपर, बाकी सब बच्चों को सुनाई देगी। तो बेटा अभी जो मूवी आई थी केसरी अक्षय कुमार की, वो इसीलिए रखी गई है क्योंकि जो केसरिया रंग है ना वो ब्रेवरी का सिंबल होता है, बहादुरी का। ठीक है। एंड व्हाइट कलर किसका सिंबल होता है? अंश आप बताइए। मैम शांति। शांति का, पीस। मैम शांति का। दैट मीन्स कि जो व्हाइट कलर है वो हमें इंडिकेट करता है कि हम लोग आपस में झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें, शांति बनाए रखें। क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारा इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इन सारे डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी लोग आपस में झगड़ा नहीं करते, वो एक साथ शांति बना के रहते हैं। और जो लास्ट कलर है सबसे एंड में, सबसे बॉटम पे ग्रीन कलर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यस महक आप बताइए। यस महक। समृद्धि मैम की हम मैम समृद्धि मैम हम लोग खूब पढ़ाई करें। तो ये बेटा समृद्धि का और उन्नति का प्रतीक है कि हम लोग डेली प्रोग्रेस करें, कभी भी पीछे मुड़ करके ना देखें, हमेशा ही तरक्की करती रहें। तो हमारा जो ये इंडियन फ्लैग है ना, ये बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया था। ओके चलिए बेटा, तो हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? तो बेटा आप सभी को आपके आसपास जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। जितने भी फेस्टिवल बनाते हैं, चाहे वो रिलीजियस फेस्टिवल हो, चाहे वो नेशनल फेस्टिवल हो, सभी की आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ दीज सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। तो ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो सभी लोगों के द्वारा शेयर किए जाते हैं, तो सभी धर्म के लोग मनाते हैं? तो मैम दिवाली और होली। बेटा दीपावली सभी लोग नहीं मनाते, मोहम्मदन जो है वो दिवाली नहीं मनाते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन लोग भी दिवाली नहीं मनाते। तो ऐसे फेस्टिवल जिसे सब लोग मनाते हैं, आपको बेटा दोनों की अलग अलग लिस्ट बनानी है। वो फेस्टिवल जो मतलब जो रिलीजन उनकी लिस्ट बनानी है, और इसके अलावा जो नेशनल फेस्टिवल हैं जिसे सब लोग मिलकर के मनाते हैं उन सभी की लिस्ट बनानी है आपको। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप कुछ रीजनल फेस्टिवल के नाम बताएंगे सभी, जो केवल कुछ मेन रिलीजन के लोग ही मनाते हैं।
चलिए इसका आंसर कौन देगा? यस महक, आप बताइए बेटा। मैम बेटा रिलीजियस फेस्टिवल के एग्जांपल देने हैं, जो फेस्टिवल केवल कुछ धर्मों के लोग ही मनाते हैं, सारे लोग एक साथ मिलकर नहीं मनाते। यस महक। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने आपसे पूछा है कि आपको फेस्टिवल के एग्जांपल देने हैं जो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग मनाते हैं, सारे एक साथ मिलकर के नहीं मनाते। यस अंश, आप बताइए बेटा। मैम जैसे कि रक्षाबंधन और ईद और फिर और दीपावली, होली और यस वेरी गुड। चलिए अब कुछ नेशनल फेस्टिवल के एग्जांपल देने हैं। यस महक, आप बताइए बेटा, आपको कुछ नेशनल फेस्टिवल के एग्जांपल देने हैं जिसे सारे धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के मनाते हैं। यस महक। यस मैम। बेटा नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? मैम नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं बेटा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। महक तक, अब महक के यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। नहीं आ रही। अवरेल आपको आवाज जा रही है? यस मैम। ओके अविरल, आप बताइए बेटा, आप कुछ इंडियन फेस्टिवल के एग्जांपल दीजिए, नेशनल फेस्टिवल के। की आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलिए ओके। तो बेटा आप सभी से मैंने नेशनल फेस्टिवल पूछा था, आपको नेशनल फेस्टिवल के एग्जांपल देने हैं। यस महक, आप बताइए नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल दीजिए। मैम प्रिया, आप जानते हो बेटा नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? मैम बसंत पंचमी। नो। अविरल आपको आवाज जा रही है? यस मैम। मम्मा आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। बेटा नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं जिसे सारे लोग एक साथ मिलकर के मनाते हैं, किसी एक रिलीजन के लोग नहीं मनाते। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, उसे यस मैम। मिलके मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू मनाते हैं या केवल मोहम्मदन मनाते हैं या फिर क्रिश्चियन मनाते हैं, तो ये नेशनल फेस्टिवल होते हैं। तो आपको नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल दोनों की अलग अलग लिस्ट बनानी है। ओके यस मैम। अब आप रक्षाबंधन होगा। नेशनल फेस्टिवल के और एग्जांपल दीजिए। अविरल आप बताइए बेटा, और कौन से नेशनल फेस्टिवल होते हैं? मैम रक्षाबंधन होता है। मैम रक्षाबंधन। नो, रक्षाबंधन हिंदू लोग मनाते हैं केवल। रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, वेरी रिपब्लिक डे एंड महात्मा गांधी। गांधी जयंती। यस मैम। तो बेटा ये जो चीजें हैं, ये मतलब ये सारे फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ?
तो आप क्या सोचते हैं कि आप लोग इंडिया में रहते हैं और यहाँ की जो डाइवर्सिटी है ये आपके विरासत में कुछ नया ऐड करती है, दैट मीन्स कि जो आपकी जो हिस्ट्री है, जो आपका इतिहास है, वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है, आपकी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो क्या ये सही है? यस मैम। तो आपको बेटा एग्जाम्पल देना है कैसे ये कैसे होता है, ठीक है? तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था ना इसके बारे में। यस मैम। तो बेटा डाइवर्सिटी टाइप का फायदा होता है। यस अंश आप बताइए। डाइवर्सिटी। मैम जैसे कि यस। मैम जैसे कि किसी किसी की मम्मा कुछ और बनाती है, हमारी मम्मा वो नहीं बनाती है, तो हम भी उसी तरह देखेंगे और अपनी मम्मा से बोलेंगे। यस वेरी गुड। एंड इसके अलावा लैंग्वेज भी हम लोग सीखते हैं उसकी। अगर हमें वो लैंग्वेज नहीं आती, हम उससे बात करते हैं, तो हम वो लैंग्वेज भी सीखते हैं। यस मैम। यस मैम। चलिए अब इसमें मैम और ड्रेस। बताएगा और मैम क्या ड्रेस। फायदा होता है। यस महक आप बताइए। मैम ड्रेस। ड्रेस। यस ड्रेस भी हमारी चेंज हो जाती है। क्या होता है जब हम किसी को देखते हैं अपने आसपास किसी टाइप की ड्रेस पहनते हुए, तो ड्रेस भी चेंज हो जाती है। एंड इसके अलावा और कहाँ और क्या चीज देखी जा सकती है? मैम मैम हैबिट। मैम हैबिट। हैबिट भी। यस। और मैम हॉबी। यस हॉबी भी चेंज हो जाती है। एंड इसके अलावा बेटा ट्रेडिशन में भी तो चेंज आता है, परंपराओं में। जैसे पुराने टाइम से जिस टाइप से शादी वगैरह की जाती थी, क्या आज भी उसी टाइप से थोड़ी होती है? आज उसमें काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, है ना? तो यस मैम। ऐसा कैसे हुआ है? दूसरे लोगों को देख देख कर हमने उसकी उनकी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐड कर ली हैं। चलिए तो ये देखिए, इस पैराग्राफ से आप अब थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। क्या होता है हमारे सो द लैंग्वेज, हमारी फूड, हमारा म्यूजिक, हमारा रिलीजन, इसमें क्या होता है, एक मिक्स हो जाता है, ओल्ड एंड द न्यू। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर कम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो इन सभी के मिक्स होने से जो एक हमारा नया जो ट्रेडिशन बनता है वो बिल्कुल ही अलग और यूनिक होता है। दैट मीन्स कि हम काफी सारी चीजें अपने ट्रेडिशन में ऐड कर लेते हैं, और हमारी जो हिस्ट्री है और हमारे जो ट्रेडिशन है वो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। चलिए बेटा अब इसमें एक एग्जांपल हम और भी ऐड कर सकते हैं। आप सभी ने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे देश में ब्रिटिश लोगों ने और मुगलों ने शासन किया था, हमने डिस्कस किया था ना बेटा? यस मैम। तो आपको पता है ब्रिटिश लोगों के आने के बाद सारे नुकसान ही नहीं हुए, उन्होंने बहुत से फायदे भी कराए थे। तो मैम उन्होंने हमारे लिए स्कूल्स भी बनवाए थे। पहले हम लोग मैम पहले यहाँ पर लैंग्वेज। क्या होता था, आश्रम व्यवस्था थी। तो बच्चे होते थे वो गुरुजी के यहाँ जाते थे, वहां रह के पढ़ते थे। और बहुत से लोग तो अपने बच्चों को भेजते ही नहीं थे, क्योंकि पहले ना बहुत टाइम के लिए 10-12 साल के लिए बच्चों को अलग भेज देना पड़ता था पढ़ने के लिए। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने यहाँ पर स्कूल शुरू किया, स्कूल स्टार्ट किया। एंड दूसरा बेटा न्यूज़पेपर भी, पहले हमारे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं प्रिंट होते थे, ब्रिटिश लोगों के आने के बाद न्यूज़पेपर प्रिंटिंग भी स्टार्ट हुई। और एक आपको पता है सबसे बड़ा एक जो अचीवमेंट था वो क्या था ब्रिटिश लोगों के आने के बाद? पहले यहाँ पर अगर किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता था तो उसको जला दिया जाता था हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ। देखा होगा आपने किसी पिक्चर में या किसी स्टोरी में। लेकिन यस मैम। तो जब ब्रिटिश आ गए थे तो उन्होंने भारत की ये सारी जितनी भी बुरी परंपराएं थी ना, सबको खत्म करा दिया। और पहले हमारे इंडिया में बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी भी कर दी जाती थी जब बच्चे बहुत छोटे होते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उनके यस आने के बाद शादी बहुत बड़ी उम्र पे होने लगी, शादी की एज भी बढ़ा दी गई। नहीं तो पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी जब उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था। चलिए तो ब्रिटिश लोगों के आने के बाद आप देखा आपने क्या क्या चीजें जो है वो नई ऐड हुई हैं, है ना?
यस मैम। ऐसे ही जो भी आते थे उनको अपने साथ साथ अपनी परंपराओं को भी लेके आते थे, अपनी लैंग्वेज को, अपनी परंपराओं को लाते थे, जिससे हमारे इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो और रिच होता गया। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? तो आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया के लिए जो टाइटल दिया गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट मीन्स अनेकता में एकता, तो क्या ये सही है, क्या ये एप्रोप्रिएट है, क्या ये उपयुक्त है यहाँ के लिए? आप बताइए बेटा, क्या ये ठीक है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया के लिए कहा गया है, क्या ये सही है? यस मैम। यस, तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारे इंडिया में सारे लोग अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग एरिया के हैं, फिर भी सब लोग आपस में बातचीत करते हैं और रिलेशनशिप बना के रहते हैं। अब आगे देखिए इसी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? तो आपको क्या लगता है, जो नेहरू जी हैं? मैम यस, तो बेटा जो नेहरू जी हैं उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, यानी भारत एक खोज, तो उन्होंने अपनी इस बुक में इंडिया के बारे में लिखा है कि वहां पर कितनी सारी डाइवर्सिटी है। उसके बाद भी जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तब सभी लोगों ने एक साथ लड़ाई की थी, पढ़ा था ना हमने? यस मैम। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये आपको इसके लिए एक एग्जांपल देना है। आप कोई सा एग्जांपल दे सकते हैं, वही जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है फ्रीडम फाइटिंग वाला, जहाँ पर लोगों ने स्वतंत्रता के लिए सभी ने एक साथ लड़ाई की थी। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी, दैट मीन्स कि जो नेहरू जी हैं वो इंडियन यूनिटी के बारे में क्या कहना चाहते थे। तो और उन्होंने अपनी इस बुक में क्या लिखा है, तो उन्होंने अपनी इस बुक में क्या लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Jawaharlal Nehru says the Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. तो नेहरू जी ने क्या कहा था अपनी इस बुक में, उन्होंने क्या कहा था कि जो भारत की एकता है वो बाहर से नहीं दिखती, वो केवल बाहरी नहीं है। अगर हम इसे समझें तो यहाँ की जो एकता है वो बहुत गहराई से जुड़ी है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। अगर हम जैसे जैसे अगर इसके बारे में जानते जाएं, अगर आप किसी भी एरिया के बारे में बारीकी से स्टडी करें, तब आपको पता लगेगा कि भारत के सब लोग एक दूसरे से कितना चाहते हैं, एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। तो बेटा कर लेंगे सभी वाला क्वेश्चन। पहले आपको एग्जाम्पल, बाद में आपको यही बताना है कि जो नेहरू जी हैं उन्होंने अपनी बुक में यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है। ओके यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडरलाइन द लाइन इन द पोयम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग। तो बेटा हम सभी ने पोयम पढ़ी थी जलियांवाला बाग वाली। फिलहाल मैंने आज आप लोगों से टेस्ट नहीं लिया, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का टेस्ट होगा इसका। तो ये जो जलियांवाला बाग वाली पोयम थी, जलियांवाला बाग मैसकर की, विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। तो इसकी कौन सी लाइन है, इस पोयम की कौन सी लाइन है जो भारत की एकता को दिखाती है? तो इस पोयम में कौन सी लाइन है वो? मैम, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर। यस, तो ये कौन सी लाइन है? ये वाली, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। दैट मीन्स कि आज के दिन हिंदू का, मुसलमानों का खून एक साथ बह रहा है। ओके तो आपको इस वाले आंसर में पोयम की वो लाइन लिखनी है। एंड ये भी तो है, उस देखिए, सम रॉट इन जेल्स व्हाइल अदर लाई इन देयर ग्रेव्स। कुछ जेल में हैं और कुछ अपनी कब्रों से पुकार रहे हैं, कुछ जेल में हैं और कुछ कब्रों में हैं। दैट मीन्स कि सभी यातना, सभी जो है वो झेल रहे हैं। ओके तो कर लेंगे बेटा सभी। यस मैम। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ हिज हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर।
Or these historical and geographical factors connected to each other? How? तो बेटा हमने इस चैप्टर में 2 एरिया की स्टडी की थी, कहाँ कहाँ की थी? मैम लद्दाख एंड केरला। केरला, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे थे एंड बहुत सारी सिमिलरिटीज भी थी, पढ़ा था ना हमने? यस मैम। चलिए अंश आप बताइए बेटा यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंसेस थे? मैम जैसे वहाँ पर कच्चे ऊन की कच्चे सिल्क है ना वहाँ से बेचे जाते थे और यहाँ से स्पाइस मतलब मसाले बेचे जाते थे। ओके, यस प्रिया आप बताइए बेटा दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी दोनों एरिया में? यस प्रिया आवाज आ रही है बेटा? लद्दाख एंड जो हमने स्टडी की थी दोनों में क्या सिमिलर थी, क्या था सिमिलर, क्या चीजें थी दोनों में? यस प्रिया। लद्दाख में सिर्फ कांगो को पाला जाता था। केरला में फिश को खाते थे। नो बेटा मैंने सिमिलरिटीज पूछी है, यस महक आप बताइए। मैम दोनों जगह व्यापार होता था मैम, और ये दोनों मैम शहर थे मैम, ये माउंटेन से घिरे हुए। यस चलिए अविरल बेटा आप बताएंगे दोनों एरिया में क्या सिमिलरिटीज थी? मैम दोनों एरिया में बाहर से लोग मैम सामान खरीदने आते थे। यस वेरी गुड। मैम दोनों में मुस्लिम रिलीजन फॉलो किया जाता था और हिंदू दोनों में बौद्ध धर्म भी पॉपुलर था। एंड और एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो आप सभी अभी तक भूल रहे हैं, दोनों जगह ऐसी हैं जहां से होकर के काफी सारे रास्ते गुजरते थे। और आपको पता है वास्को डी गामा क्यों आया था केरला? क्योंकि यहाँ से का रास्ता गुजरता था। एंड जो लद्दाख है सेम ऐसे ही वहां पर भी है, लद्दाख से होकर के काफी सारे एरिया के रास्ते कनेक्टेड होते हैं। ओके यस मैम। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको केरला एंड लद्दाख की तरह इंडिया के किन्हीं और 2 स्टेट के बारे में लिखना है। दैट मीन्स कि केरला और लद्दाख को छोड़ करके आपको भारत के किन्हीं 2 स्टेट के बारे में लिखना है और वहां पर क्या सिमिलरिटीज हैं एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको लिखना है, ठीक है? तो आप ये पूरा लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से सुनेंगे, जैसे आपको ये यहाँ पर दिया था लद्दाख के बारे में पूरा डिटेल, केरला के बारे में, आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना, आपको क्या करना है केवल 2 स्टेट के बारे में लिखना है एंड उनके डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज ही बताने हैं, बाकी ये पूरा डिटेल नहीं देना। ओके यस मैम। आप कोई भी 2 स्टेट ले सकते हैं, जैसे आपने तमिलनाडु ले लिया एंड राजस्थान ले लिया, या कोई सा भी ले सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश ले लिया या महाराष्ट्र ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है? और फिर वहां की सिमिलरिटीज क्या क्या हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं उन दोनों में, ये लिखना है, ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए तो अब एक बार दोबारा से देखते हैं फिर से सारे क्वेश्चन आंसर। आपको सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है? यस अविरल आप बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको? मैम फर्स्ट क्वेश्चन में यस मैम हमें फेस्टिवल लिखने, आपको फेस्टिवल लिखना है, नेशनल फेस्टिवल तो अलग अलग बनाए जाते हैं और दोनों अलग अलग लिखने हैं मैम, जो अलग अलग धर्म। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? यस अंश आप बताएंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको? मैम जो जहाँ पर रहते हैं उसमें ना पहले के तरीके से हमें क्या डिफरेंस हुआ है?
क्या डिफरेंस हुआ, यानी हमारी जो हेरिटेज है उसमें क्या ऐड होता है, यस मैम। क्या ऐड करती है डाइवर्सिटी आपकी लाइफ में, आपको वो चीजें लिखनी है कि आपकी लाइफ पहले कैसी रहती है और जब आपके अगल बगल कोई आ जाता है उसके मिलने से आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? यस महक, आप बताएंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है। मैम इसमें लिखना है मैम यूनिटी। मैम मैम जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में क्या कहा? ओके, वेरी गुड। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने यूनिटी डाइवर्सिटी के बारे में क्या बताया, यूनिटी के बारे में क्या बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस अरुण, आप बताएंगे बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। यस अरुण, बोलिए बेटा। अरुण बेटा माइक ऑफ है आपका, आपकी आवाज कैसे आएगी यहाँ तक। Draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. अरुण बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की मीनिंग बतानी है, फर्स्ट की नहीं। Choose another region in India and do a similar study of historical and geographical factors बेटा that अरुण बेटा क्वेश्चन influence. और बताना है आपको, ये वाला। Yes, ma'am. Yes. मैम ठीक से दिख नहीं रहा है। यस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है बेटा, ये बताना है। यस Underline a line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre which according to you reflect India's essential unity. यस बेटा क्या पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में। यस मैम जलियांवाला बाग यस प्रिया, आप बताइए बेटा क्या बोला इस क्वेश्चन में। मैम जो जलियांवाला बाग है मैम, जो उसमें पोएम लिखा गया है मैम, उसी को मैम जो हिंदू मुस्लिम सिख मैम जो एक साथ में खून बहा, तो मैम उसी लाइन को हमें इस आंसर में लिखना है। तो बेटा आप आंसर बता रहे हो, बस मैंने ये पूछा है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो पोएम में जो जलियांवाला बाग मैसेकर वाली जो पोएम है, आपके अकॉर्डिंग तो इंडिया की एसेंशियल यूनिटी कौन सी लाइन में दिखती है, आपको वो लाइन अंडरलाइन करनी है। ओके यस मैम। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस अविरल, आप बताएंगे बेटा लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको। मैम लास्ट क्वेश्चन में यस क्वेश्चन नंबर 5। महक आप बताइए। मैम हमें किसी दो शहर के बारे में लिखना है और फिर उसमें क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज है मैम उसे लिखना है। यस तो बेटा दो शहर नहीं, दो स्टेट के बारे में बताना है। भारत के, हमारे इंडिया के दो अलग अलग स्टेट और वहां पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। जैसा हमने केरला एंड लद्दाख के बारे में किया था, सेम वैसे ही आपको अपनी तरफ से किन्हीं दो स्टेट के बारे में लिखना है एंड वहां पर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं एंड कौन कौन सी चीजें कॉमन है, ये सारी चीज आपको करनी है। ओके यस मैम। तो बेटा आज का आप सभी का ये होमवर्क है, आप सभी को ये पूरी एक्सरसाइज करके सबमिट करनी है। ओके यस मैम। एंड लास्ट क्लास में आप सभी का एमसीक्यू का टेस्ट होगा इस पूरे चैप्टर का, तो आप सभी लोग प्रिपेयर होके आएंगे।
ओके बेटा, मैम। आप लोगों ने Yes, पहले ma'am. भी टेस्ट दिया है ना? Yes, ma'am. तो आपका Yes, इस ma'am. बार भी सेम टेस्ट होगा ऐसे ही। इस वाले चैप्टर का आप सभी लोग प्रिपेयर होके आएंगे, अच्छी तरह चैप्टर पढ़ के आएंगे, ताकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फुल मार्क्स आ जाएं। ओके यस मैम। बेटा, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? ओ मैम। नो? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के लिए सभी प्रिपेयर रहेंगे, तैयारी करेंगे अच्छी तरह, पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज करेंगे। एंड जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें आप भूल गए हो, वो आपको दोबारा से याद हो जाएगी। ओके बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. बेटा, आप सभी लोगों को वोकैबलरी मिल चुकी है, इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग मिल चुकी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर होके आएंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। Goodbye.